हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। आइए आज हम देखेंगे कि जो आगामी जो परीक्षा है, जैसे एलटी, टीएचटी, पीएचडी के अंतर्गत जो हिंदी साहित्य में सबसे ज़्यादा जो है ये प्रश्न पूछा जाता है और ये सबसे ज़्यादा असमंजस में डालने वाला प्रश्न भी बनता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में जो लेखन की परंपरा की शुरुआत सबसे सर्वप्रथम कौन होता है और उनके जो अलग अलग जो विद्वान हैं उनके जो महत्वपूर्ण तथ्यों को इस वीडियो में हम कंप्लीट जानने वाले हैं। तो चलते हैं, देखते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो पहला जो है रचनाकार के बारे में हम जानेंगे वो है कि गारसा द तासी, जिन्होंने साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत मानते हैं। कौन है? तो गारसा द तासी है। इनकी जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो कौन सा है? तो है इस्तवाद द लैत्रुत्तर एंदुई ए हिंदुस्तानी। ये इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, गारसा द तासी। और ये जो ग्रंथ है, अगर पूछा जाए कि भाषा कौन सी है तो फ्रेंच भाषा में है। तो इन सब छोटी छोटी जो बातों को हम जो है इस वीडियो में जानने वाले हैं, जो कि इस तरह से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं गारसा द तासी के बारे में ही कि इन्होंने जो ये ग्रंथ है इनका इस्तवाद द लैत्रुत्तर ए हिंदुस्तानी, ये जो फ्रेंच भाषा में लिखे, ये अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार भारतीय भाषाओं जो है भारतीय भाषाओं के बोल सकते हैं कि रचनाकारों की सूची, हिंदी उर्दू रचनाकारों एवं उनकी रचनाओं का जीवन परिचय भी इसमें दिया गया है। आगे देखते हैं कि इसमें कोई इतिहास बोध नहीं है, इसमें कोई इतिहास के बारे में नहीं बताया गया है, ना इसका कोई नामकरण नहीं है, इसमें काल बोध भी नहीं है, भाषा नीति स्पष्ट भी नहीं है और यह युगीन प्रवृत्तियां भी स्पष्ट नहीं होती। यह दो भागों में विभाजित किया गया है। तो वह दो भाग कौन कौन से हैं? तो ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न जो है आपका एलटी या टीएसटी एग्जाम में पूछा गया था 2021 में कि जो गारसा द तासी का जो ये ग्रंथ है ये कितने भागों में विभाजित है? ये दो भागों में विभाजित है। पहला जो 1839 में और दूसरा जो 1847। इसके बाद इसका दूसरा संस्करण भी आता है जो कि 1871 में आता है और इसके 3 खंडों में इसको विभाजित किया गया। यानी जो दूसरा संस्करण है इसको कितने खंड में रखा गया है? तो 3 खंडों में रखा गया और इस तरह से ये दो भागों में 1839 और दूसरा जो 1817 और दूसरा संस्करण कब आता है? तो 1871 में आता है। इसमें देखते हैं कि इस ग्रंथ में जो है कवियों का कितना विवरण बताया गया, जिक्र किया गया। तो 738 कवियों का इसमें विवरण दिया गया है। कितने कवि हैं? तो इसमें 738 कवियों का विवरण दिया गया, जिसमें 72 कवि जो है हिंदी के हैं, बाकी जो है उर्दू के ही कवि हैं। यानी 738 कवि हैं इसमें और 72 कवि हिंदी के हैं और बाकी जो है उर्दू के कवि हैं। कौन से ग्रंथ है? तो इस्तवाद द लैत्रुत्तर ए हिंदुस्तानी। इस ग्रंथ में जो कवियों का विवरण अंग्रेजी के वर्णानुक्रम के हिसाब से दिया गया है। डॉक्टर जो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इन्हें हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक से 1952 में प्रकाशित भी किया है। एंदुई का अर्थ यहाँ पे बताते हैं कि हिंदवी और हिंदुस्तानी का अर्थ होता है हिंदुस्तानी। इसे ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में प्रकाशित किया गया। इसकी कमी यह है कि इसमें काल विभाजन एवं नामकरण का प्रयास नहीं किया गया, तो इसलिए इसे जो है विशुद्ध रूप से सही नहीं माना गया है। किसके ग्रंथ को? तो गारसा द तासी ग्रंथ। दूसरा जानेंगे कि जो मौलवी करीमुद्दीन जी जो है उन्होंने, उनकी ग्रंथ का नाम है तज़किरा ए शुराई हिंदी, जो कि 1848 में यह ग्रंथ लिखा गया। इस पुस्तक में बताते हैं कि इसमें 1004 कवियों का विवरण दिया गया है तज़किरा शुराई हिंदी में। इसमें जो है 62 कवि हिंदी के हैं और इसमें कालक्रम का ध्यान रखा गया है। तो मौलवी करीमुद्दीन के ग्रंथ में इसमें कालक्रम को ध्यान में रखते हुए इनका नामकरण सही से नहीं किया गया, लेकिन काल को बहुत ध्यान से रखा गया है, कालक्रम को। इन्हें जो है तब का शूरा भी कहा जाता है। तो इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है कि तब का शूरा किनको निम्न में से कहा जाता है? तो मौलवी करीमुद्दीन के जो ग्रंथ है ये तो इनको तब शूरा भी कहा जाता है। तीसरा देखेंगे जो है कि लेखन परंपरा के इतिहास में, तो महेश दत्त शुक्ल जी हैं। इनके ग्रंथ का नाम है भाषा काव्य संग्रह, जो कि 1873 में लिखा गया। तो ये जो सन ईयर जो है इनको भी ये चीज़ें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से जो है कुट प्रतियोगिता में करके पूछ दिया जाता है कि कौन सा ग्रंथ पहले लिखा गया, कौन सा बाद में। तो इस तरह से भाषा काव्य संग्रह 1873 और जो तज़किरा शुराई 1848। ठीक है। और इस तरह से जो इनके ग्रंथ हैं यानी कि गारसा द तासी के, वो सबसे पहले तो ये चीज़ याद रहेगा 1839, 1847 और 1871 में दूसरा संस्करण। तो अब आगे देखते हैं। तीसरा हो गया महेश दत्त शुक्ला भाषा काव्य संग्रह। आगे देखते हैं चौथा जो जानेंगे कि कौन है? तो शिव सिंह सेंगर है। कौन है? तो चौथा जो है शिव सिंह सेंगर की जो इतिहास लेखन परंपरा है, उनके ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1883 और कहाँ से प्रकाशित हुआ ये भी ध्यान रखिए, नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ। इसमें कुल कवि 838 कवि है, इनमें से 1000 रचनाओं का विश्लेषण है और इसमें यह भी प्रयास है कि इसमें संदर्भ, किंतु इतिहास बोध काल विभाजन प्रत्ययों का विश्लेषण तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं होने से इसे वास्तविक इतिहास लेखन नहीं माना जा सका। तो इसमें तुलनात्मक रूप से मूल्यांकन नहीं किया गया, इसलिए इसको वास्तविक इतिहास लेखन परंपरा के अंतर्गत नहीं रखा गया। तो ये चीज़ जानते रहेगा। आगे कि इस ग्रंथ में जो है हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है कि प्रस्थान बिंदु कौन से ग्रंथ को कहा जाता है और कौन से रचनाकार को कहा जाता है? तो प्रस्थान बिंदु कहा जाता है शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सरोज को, जो कि 1883 में उनका प्रकाशन वर्ष है। इसमें काल विभाजन नामकरण का प्रयास नहीं किया गया। शुक्ल जी ने इसे क्या कहा है? तो कविवृत्त संग्रह कहा है। तो शुक्ल जी ने कविवृत्त संग्रह किसको कहा है? तो शिव सिंह सरोज ग्रंथ शिव सिंह सेंगर का जो है उनको कविवृत्त संग्रह का, इनकी पुस्तक में मुख्य रूप से जन्मकार रचनाकार को महत्व दिया गया है। अब आगे देखते हैं जॉर्ज गियर्सन।
ठीक है, जॉर्ज गियर्सन का देखते हैं। इनकी जो पुस्तक है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये इनके प्रमुख ग्रंथ है जॉर्ज गियर्सन का। प्रकाशन वर्ष क्या है तो 1888 है और यह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से प्रकाशित किया गया और यह इस पत्रिका के विशेषांक रूप में प्रकाशित हुआ 1888 द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इनकी जो भाषा है वो अंग्रेजी है। इसमें कुल कवि कितने हैं तो 952 है, 952। तो 952 इसमें जो है कुल कवि बताए गए 952 किसमें तो मॉडर्न क्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में। और इसमें जो स्रोत, इसका स्रोत कहाँ से लिया गया तो ये स्रोत लिया गया शिव सिंह सरोज से, इसका स्रोत लिया गया है और इन्हें जो है सच्चे अर्थ में हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ कहा जाता है। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है कि जैसे प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि जॉर्ज गियर्सन के संबंध में इतिहास लेखन की परंपरा में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऐसे प्रश्न पूछा कि इसमें कुल कवि 952 है कि 954 है, 953। तो इस तरह से ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो चीज़ें हैं उनको बहुत ध्यान से देखना होगा। आगे कि नामकरण काल क्रमानुसार विभाजन का प्रथम प्रयास इसे ही माना जाता है। किसको तो जो जॉर्ज गियर्सन मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर नॉर्दर्न हिंदुस्तान को ही बोला जाए कि नामकरण और कालक्रम के अनुसार विभाजन का पहला प्रयास इनको ही माना जाता है। यानी कि गार्साद तासी लगाएंगे तो नामकरण कालानुक्रम के अनुसार जो है जॉर्ज गियर्सन है। इनके पुस्तक में काल विभाजन 11 भागों में विभाजित किया गया। जो इनके पुस्तक हैं जो मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर हिंदुस्तान का जो पुस्तक है यानी ये जो ग्रंथ है इसका विभाजन 11 भागों में विभाजित किया गया है और इसका अनुवाद जो है कौन करता है तो किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जो कि 1957 में किए हैं। कौन तो किशोरी लाल गुप्त जी का नाम याद रखें। आगे इसे भक्ति काल का स्वर्ण युग कहा है और इसे नींव का पत्थर भी माना जाता है। तो भक्ति काल का स्वर्ण युग किसे कहा है तो जो है इन्हीं के ग्रंथ को कहा गया है। ठीक है, तो इसे भक्ति काल का स्वर्ण युग भी कहा गया और नींव का पत्थर भी कहा गया। इसमें पहले यानी प्रथमतः काल विभाजन प्रवृत्तियों का भी विश्लेषण भी था, क्रमशः चारण काल, धार्मिक काल और दरबारी काल। तो इसमें जो है सबसे पहले काल विभाजन प्रवृत्तियों का भी विश्लेषण भी है और इसमें फिर चारण काल, धार्मिक काल, दरबारी काल यानी कि जैसे आदि काल हुआ, धार्मिक काल आपका भक्ति काल हुआ, दरबारी काल आपका रीति काल। तो इसमें इस तरह से प्रवृत्तियों उनके विश्लेषण को भी दर्शाया गया है इस ग्रंथ में। आगे कि इस इतिहास लेखन में तुलनात्मक मूल्यांकन भी है। जैसे भक्ति काल को स्वर्ण काल, बिहारी जैसे प्रतिभा संपूर्ण यूरोप में नहीं है, परंतु इतिहास लेखन की विभिन्न कमियों कारण यह तार्किक रूप से स्वीकृति नहीं है। आगे देखते हैं। अब हम मिश्र बंधु के बारे में जानेंगे। छठवां जो है हम लेखन परंपरा में मिश्र बंधु के जानेंगे। इनके जो ग्रंथ है वो मिश्र बंधु विनोद है। प्रकाशन सबसे पहले 1913 में, प्रथम 3 भाग में होता है 1913 में, 1904 में जो है 1934 यानी कि प्रथम 3 भाग 1913 में लिखे गए और जो चौथा भाग है वो 1934 में प्रकाशित किया गया। इस तरह से इसमें कुल भाग 4 होते हैं और कुल कवि कितने हैं तो 4591 कुल कवि हैं मिश्र बंधु के इस मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ में। और इसका काल विभाजन कितने बार किया गया तो 5 बार में इसका काल विभाजन बांटा गया है। शुक्ल जी ने इनको क्या कहा है तो कवि भारी, बड़ा भारी, कवि वृत्त संग्रह शिव सिंगर कहा है और मिश्र बंधु जी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह कहा है। बहुत बड़े, क्योंकि इसमें जो कवि भी बहुत ज़्यादा है ना 4591, इसलिए जो है शुक्ल जी ने इन्हें बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह कहा है। मिश्र बंधु जी है जो 3 भाई हैं, तीनों भाई कवि नाम याद रखिए, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। व्यवस्थित रूप से काल विभाजन नामकरण का श्रेय जो है मिश्र बंधुओं को ही दिया जाता है। तो व्यवस्थित तरह से अगर पूछा जाए कि काल विभाजन का नामकरण का श्रेय किसको जाना चाहिए तो मिश्र बंधु को ही जाना चाहिए, व्यवस्थित और काल विभाजन नामकरण का श्रेय। आगे देखते हैं। शुक्ल जी ने कहा है कि कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु से ही लिए हैं। तो यहाँ शुक्ल जी भी मानते हैं, सहमत होते हैं कि यहाँ जो कवियों का जो परिचय मिलता है, उनके जो विवरण मिलते हैं, उनके जो विश्लेषण मूल्यांकन जो चीज़ें मिलते हैं वो मिश्र बंधु विनोद से ही प्राप्त होते हैं। उन्होंने यहाँ से जो है साक्ष्य पाया है शुक्ल जी ने। आगे कहते हैं कि मिश्र बंधु जो है मिश्र बंधु ने मिश्र बंधु विनोद में हिंदी नवरत्न नाम से इतिहास लेखन का व्यापक प्रयास भी किया। इसमें 5000 रचनाकालों के जीवन का परिचय भी है। इसमें संदर्भ ग्रंथ आज तक उपयोगी प्रारंभिक काल, मध्यकाल, अंकृत काल, परिवर्तन काल, वर्तमान काल, युग नाम से हिंदी काल विभाजन किया, परंतु अभी भी रीति काल को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया। इनके तहत रचनाओं परिस्थितियों के बीच तार्किक संबंध का विकास नहीं हुआ है। आगे देखते हैं। आगे हम किनका जानेंगे तो रामचंद्र शुक्ल जी का जानेंगे इतिहास, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में। इनकी पुस्तक का नाम क्या है तो हिंदी साहित्य का इतिहास, इनकी पुस्तक का नाम, उनके ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास। इनका प्रकाशन कब होता है तो 1929 में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के विकास नाम से प्रकाशित किया गया। इसे जो विधेयवादी पद्धति का भी प्रयोग किया गया। तो आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग करते हैं। इसमें काल विभाजन 4 भागों में करते हैं। 900 वर्षों का इतिहास में समाहित 1000 कवियों की भी संख्या है। इस इतिहास साहित्य इतिहास में पुस्तक में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया गया। यह तार्किक है, सुव्यवस्थित है। इसी कारण आगे के रचनाकारों ने मुख्यतः इस पद्धति का ही प्रयोग किया तो विधेयवादी पद्धति का। अगर पूछा जाए कि विधेयवादी पद्धति का प्रयोग करता सिंपल सही साधारण प्रश्न पूछा जाए तो आचार्य शुक्ल जी हैं। इन्होंने जो है रचनाओं के जीवन के लिखने के स्थान पर इन्होंने रचनाओं का मूल्यांकन को महत्व दिया है। इनके ग्रंथ में वैज्ञानिक, प्रत्ययवादी, विकारवादी दृष्टि से सर्वोत्तम जो है स्थान माना गया है। आगे देखते हैं।
आचार्य शुक्ल के बारे में कि आचार्य शुक्ल जो है हिंदी साहित्य का इतिहास उन्होंने लिखा तथा तार्किक रूप से इसे स्थापित भी किया। प्रत्येक देश का साहित्य, वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों से संचित प्रतिबिंब लेकर के जो है इस हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक लिखा और आदि से अंत तक इनकी चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए, जांचते परखते हुए, अवलोकन करते हुए साहित्य परंपरा में इनका सामंजस्य भी जो है दिखाया है। तो वही क्या है, हिंदी साहित्य के इतिहास में इन्होंने ये चीज़ें जिक्र किया। आगे देखेंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जो कि शुक्ल जी ने भक्ति काल, लोक मंगल काल को केंद्रीय महत्व दिया है। इनकी पुस्तक का नाम देखिएगा कि राम कुमार वर्मा की पुस्तक का नाम क्या है, तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है। और शुक्ल जी ने इन्हें जो भक्ति काल और लोक मंगल का इन्होंने केंद्रीय महत्व दिया है। तो प्रश्न पूछा जाए कि भक्ति काल, लोक मंगल केंद्रीय महत्व किनको दिया गया है, तो राम कुमार वर्मा जी ने। कौन दिया, तो आचार्य शुक्ल जी ने दिया। इनका जो प्रकाशन वर्ष है, यानी इस पुस्तक का जो प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1938 है, जिनमें 693 ईस्वी से 1693 तक कालखंड में विवेचित किया गया। इसे अधूरा माना जाता है। इन्होंने सिर्फ आदिकाल, भक्ति काल की अवधि तक को ही वर्णित किया गया। इसमें रामकुमार वर्मा ने निर्गुण शाखों को ज्ञानश्रयी संत काव्य, निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य नाम दिया है। तो रामकुमार वर्मा जी ने निर्गुण शाखा को ज्ञानश्रयी और ज्ञानश्रयी शाखा संत काव्य, और निर्गुण को क्या बोला, प्रेमाश्रयी शाखा सूफी काव्य नाम दिया है। तो यह नाम कौन दिया है, तो रामकुमार वर्मा, यानी कि हम आचार्य शुक्ल लगाएंगे। तो नाम रामकुमार वर्मा जी ने निर्गुण शाखा को ज्ञानश्रयी कहा है और संत काव्य का है, और जो है कि निर्गुण की प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य का है। तो इस सूफी काव्य ज्ञानश्रयी नाम देने वाले कौन है, तो रामकुमार वर्मा। आगे देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो कुछ पुस्तक है वो देखेंगे। तो हिंदी साहित्य की जो भूमिका है 1940 में लिखा गया। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 है। हिंदी साहित्य का आदिकाल वह भी 1952 है। तो हिंदी साहित्य का उद्भव, विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल ये 1952 में, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में है। द्विवेदी जी ने कोई स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा। द्विवेदी जी जो है उन्होंने कोई स्पष्ट रूप से बोला कोई स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा। ये साहित्य की परंपरा विकसित करने के लिए इतिहास को महत्व देते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक विश्व भारती के लिए दी गई व्याख्या को संशोधित पुस्तक रूप दिया है। आदिकाल का स्वरूप निर्धारण, भक्तिकाल के उदय की पृष्ठभूमि, पूर्ववर्ती सिद्धांतों के भक्तिकालीन संत काव्य धारा का संबंध, उद्घाटन, हिंदी सूफी काव्य का आधार, संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की काव्य परंपराओं को मानना आदि द्विवेदी जी के इतिहास लेखन की विशेषता एवं उपलब्धियां हैं जो साहित्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गणपति चंद्रगुप्त के बारे में जानते हैं। इनकी पुस्तक का नाम हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसका प्रकाशन कब करते हैं, तो 1965 में करते हैं। इन्होंने शुक्ल जी की विचारधारा के परिवर्तन करके अपनी पुस्तक में प्रतिपादन किया। इनके जो संपूर्ण इतिहास को चार कालों में विभाजित किया गया है। तो गणपति चंद्रगुप्त के बारे में ये चीज़ें जानते रहिएगा। इनकी पुस्तक क्या है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। प्रकाशन कब होता है, 1965 में। 1600 नहीं, क्या है, 1965। आगे देखते हैं। अब 11वां देखेंगे तो लेखन परंपरा में, तो डॉक्टर नागेंद्र जो है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो इनकी पुस्तक का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास। ये संपादक करते हैं, इन्होंने कोई ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा है, ये केवल संपादित करते हैं। तो डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास केवल संपादन किया है एवं हरदयाल के साथ मिलकर के, दोनों लोगों ने मिलकर के हिंदी साहित्य का इतिहास के साथ संपादन किया है। तो ये संपादक कब बने हिंदी साहित्य का इतिहास, तो इसका प्रकाशन होता है 1973 में। कब, कहाँ होता है, कौन सभा में, तो नागरिक प्रचंड सभा द्वारा। तो 1973 डॉक्टर नागेंद्र जी संपादन में 26 विद्वानों के सहयोग से, कितने विद्वान, तो 26 विद्वान का भी ये रिजल्ट याद रखिएगा। 26 विद्वानों के सहयोग से विशद ग्रंथ की रचना की। इस पुस्तक में खास विशेषता यह है कि इस पुस्तक में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग लेखों के माध्यम से विस्तृत पुस्तक तैयार की। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का पुस्तक क्या है, तो हिंदी साहित्य का संवेदना विकास है। इसका प्रकाशन 1986 है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या बताइए कि व्यास सम्मान से पुरस्कृत ग्रंथ है। कौन सम्मान से पुरस्कृत किया गया है, तो व्यास सम्मान से इसे पुरस्कृत भी किया गया। हिंदी साहित्य का संवेदनात्मक इतिहास। शुक्ल जी की आलोचनात्मक दृष्टि से प्रभावित लेखक, द्विवेदी जी की परंपरावादी दृष्टिकोण से भी प्रभावित। इनकी प्रमुख विशेषता, लेखन की भाषिक विशेषता। इस ग्रंथ को 1996 में व्यास सम्मान से पुरस्कृत। तो यह चीज़ याद रखिएगा। सारे पुस्तकों का नाम दे दिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा कि किस पुस्तक को जो है कि व्यास सम्मान से पुरस्कृत किया गया। तो याद रखिएगा हिंदी साहित्य का संवेदनात्मक इतिहास। उसमें आलोचना भी पूछेगा, उसमें और भी सारे पुस्तकों के नाम पूछ दिया जाएगा। तो व्यास सम्मान पुरस्कार किसको दिया गया, तो हिंदी साहित्य का संवेदना का विकास में। हो गया। तो इस तरह से आज हमने कुछ 11-12 जो है विद्वानों रचनाकारों के बारे में हमने जाना, जो इतिहास साहित्य लेखन की परंपरा को। तो ऐसे ही कुछ जो है टॉपिक होंगे तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।